नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ आरजे लक्ष्मी पर। और इस बार का जो हमारा विषय है वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा। साथ ही साथ नासिक के अन्य स्थानों के भी आपको दर्शन कराएंगे। कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां आप जा सकते हैं, इस यात्रा का संपूर्ण विवरण आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको कहाँ रुकना है, कितने दिन का स्टे आप कर सकते हैं और खाने की क्या व्यवस्था है, ठहरने की क्या व्यवस्था है, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं और आपको कब आना चाहिए, खर्चा कितना होगा, सारी बातों को आज इस वीडियो में आप जान लेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा वीडियो को एंड तक। दर्शकों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा से संबंधित जानकारी पर विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर तहसील के त्रिंबक नाम के एक बहुत ही छोटे से नगर में स्थित है और इसके आसपास कोई बहुत बड़ा शहर या घनी आबादी नहीं रहती। जिस स्थान पर ये मंदिर आता है ये ब्रह्मगिरी पर्वत क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी नदी, जिसको हम गोदावरी के नाम से जानते हैं, इसका उद्गम भी इसी मंदिर के एकदम पास में ही है और इसी गोदावरी नदी के किनारे भगवान शिव के 12वें प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से 10वें स्थान पर माना जाने वाला, पूजा जाने वाला श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पर जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि त्र्यंबकेश्वर जैसा पवित्र धाम, गोदावरी जैसी पवित्र नदी और ब्रह्मगिरी जैसा दिव्य और सुंदर पर्वत एक साथ आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो पहले से ही आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि आप सारी चीज़ों का मज़ा यहाँ एक साथ लेने वाले हैं। क्योंकि मंदिर के जो आसपास के जो प्राकृतिक दृश्य हैं बड़े ही मनमोहक हैं और आकर्षक लगते हैं। तो इसलिए यहाँ धार्मिक यात्रा के साथ साथ अधिकतर लोग पर्यटन का भी आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ आपको कब आना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो जब आपके पास में समय हो आप अपने भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। साल के 12 महीने में आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग भी आपके साथ में हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ गर्मी के मौसम में आने से बचें। विशेषकर अक्टूबर से मार्च तक का जो समय होता है यहाँ की यात्रा के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। तो सड़क के रास्ते की पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं। 3 रास्ते हैं। सड़क के रास्ते से आप आ सकते हैं डायरेक्ट, और ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, और आप फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं। तो अगर त्र्यंबकेश्वर यात्रा की जो सड़क की कनेक्टिविटी है वो सारे शहरों से बनी हुई है और सड़क से भी आप आ सकते हैं। नासिक शहर से इसकी जो दूरी है वो 30 किलोमीटर की है और नासिक रोड से 40 किलोमीटर की है। अगर आप पुणे की ओर से आ रहे हैं तो पुणे से ये मंदिर जो 240 किलोमीटर है। औरंगाबाद से आने पर 210 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो ये 175 किलोमीटर की दूरी है। बात करते हैं फ़्लाइट की, तो फ़्लाइट से भी आप यहाँ आ सकते हैं। उसके लिए आपको नासिक एयरपोर्ट आना होगा और नासिक के लिए सभी जो फ़्लाइट हैं मुख्य, जो भारत में जहाँ से भी आप आना चाहते हैं वहाँ से नासिक के लिए आप फ़्लाइट ले सकते हैं, या फिर आप मुंबई आ सकते हैं। मुंबई की फ़्लाइट से फिर आप नासिक आ सकते हैं। तो जो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है वो मुंबई का, वहाँ से 175 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपको तय करनी है। दूसरा एक हवाई अड्डा औरंगाबाद में भी है जो यहाँ से 210 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बाद की जो दूरी है वो तो आपको सड़क से ही तय करनी होगी। यानी नासिक से त्र्यंबकेश्वर का जो रास्ता है वो 30 किलोमीटर का है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेन की। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो त्र्यंबकेश्वर आने के लिए आपको पहले आना होगा नासिक।
तो नासिक के जो स्टेशन है, नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आपको पहुंचना है। और वहां पहुंचने के लिए आप किसी भी बड़े स्टेशन से, आप किसी भी बड़े स्टेशन जो भी आपका नज़दीकी बड़ा स्टेशन है वहाँ से आप ट्रेन ले सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और आप नासिक पहुंचकर वहाँ से भी अपना जो आगे का रास्ता है वो तय कर सकते हैं। तो नासिक रोड से ये रेलवे स्टेशन जो दूरी है वो भी आपको हम बता दें कि आपको पहले नासिक के स्टेशन से जब आप बाहर आएंगे तो वहाँ से आपको पुराना बस अड्डा जो है वो करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं और कैब ले सकते हैं। और वैसे अगर आपको लगता है तो आप वहाँ से भी बस चलती हैं, तो वहाँ से जो सिटी बस स्टैंड से आपको ओल्ड बस स्टैंड वाली जो बस है वो मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ओल्ड जो CBS तक जाने वाली जो बस है वहाँ तक आपको पहुँचना है। 7 किलोमीटर की, जैसे कि हमने आपको बताया कि दूरी है। यहाँ से आपको डायरेक्टली त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए बस मिल जाएगी। तो यहाँ जो किराए की अगर हम बात करें तो किराया लगभग 20-25 रुपये के करीब रहता है। लेकिन अगर आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 90 से 100 रुपये देने होंगे। आप अपनी टैक्सी भी ले सकते हैं, लगभग 400-500 रुपये टैक्सी वाला आपसे ले लेगा। और दूरी की अगर हम बात करें तो दूरी तो वही है, लेकिन बस से लगभग 1 घंटा समय लग सकता है। वहीं अगर आप कैब से जा रहे हैं तो 40-45 मिनट आपको लग सकते हैं। अब जब आप त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाते हैं तब आपको ठहरने की भी व्यवस्था देखनी होगी, क्योंकि अगर आप आसपास के क्षेत्र से आए हैं तब आप एक दिन में दर्शन करके वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर से आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको अन्य स्थानों को भी देखना है और आपको ठहरने की भी जगह चाहिए। तो किसी भी होटल या धर्मशाला में आपको ये अरेंजमेंट करना ही होगा। लेकिन आपको बता दें यहाँ के कुछ मुख्य स्थानों के बारे में जहाँ आप आराम से ठहर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ ठहरने की। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से शिव प्रसाद भक्त निवास में आप कमरा ले सकते हैं। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट का ये शिव प्रसाद भक्त निवास त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड के पास ही में है। तो यहाँ आपको AC कमरा कम से कम 1000 रुपये में, नॉन AC कमरा 250 रुपये में मिल सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ शिव प्रसाद भक्त निवास में कमरा नहीं मिल पा रहा है तो परेशान मत होइए। विकल्प के तौर पर त्र्यंबकेश्वर शहर में प्रवेश करने से पहले ही श्री गजानन महाराज के भक्त निवास में भी पहुंचकर आप तलाश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको कमरा आसानी से मिल सकता है। गजानन महाराज भक्त निवास में एक AC कमरे में कम से कम 800 रुपये आपको देने होंगे। और ऐसे ही नॉन AC कमरा भी आपको 250-300 रुपये में मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं भोजन व्यवस्था की। तो यहाँ गजानन महाराज के भक्त निवास की कैंटीन का भी आप आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक व्यक्ति की जो टिकट है वो 50 रुपये है। आप 50 रुपये एक धनराशि देकर और एक व्यक्ति आराम से यहाँ भरपेट भोजन कर सकता है। और इसके अलावा भी कई और यहाँ गेस्ट हाउस हैं, धर्मशाला हैं, वहाँ जहाँ आप ठहर सकते हैं। जैसे माहेश्वरी भवन है तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसी धर्मशालाएं हैं, भक्त निवास हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। खाने की अगर हम बात करें तो लगभग 150 से 200 रुपये में यहाँ आप बाहर किसी भी जगह पर अच्छा भोजन आपको मिल जाएगा, शुद्ध शाकाहारी। और ये आपके भोजन के और आपके ठहरने की बात हुई। तो अब इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि हमें यहाँ मंदिर के दर्शन कैसे होंगे। तो मंदिर के दर्शन के लिए आपको मैं बता दूं, जब आप जाते हैं तो यहाँ से आपको सबसे पहले कुशावर्ता तीर्थ जो वहाँ का कुंड है
वहाँ स्नान करना होता है। और आप जानते हैं कि नासिक में कुंभ भी लगता है, तो विशेष रूप से यहाँ का एक महत्व माना गया है। तो कुशावर्ता में आपको स्नान करना होगा। उसमें स्नान करने के बाद में आप जाएंगे कुछ ही दूरी पर वो स्थान है, वहाँ से आपको मंदिर के लिए आगे बढ़ना होगा। तो मंदिर से जब आप पहुँचेंगे, मंदिर से कुछ दूरी पर आपको बहुत सारे ऐसी दुकानें दिख जाएंगी जो पूजा पाठ का सामान लेकर जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी दुकानें लेके। तो वहाँ पर आपके पास में जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें हमेशा होती ही हैं, जैसे कि आपका पर्स, आपका वो तो आप साथ में रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल है, कैमरा है या अन्य कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मंदिर में आपको दिक्कत दे सकता है, उसको आप वहीं किसी लॉकर में रख कर जाइएगा। साथ ही साथ अपने जूते चप्पल भी आप वहाँ उतार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले ध्यान में रखनी है। और क्योंकि आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, उसके बाद में आप अंदर बढ़ेंगे तो अंदर काफ़ी घूम घूम के आपको रेलिंग से निकल के जाना पड़ेगा। और वहाँ से रेलिंग से आप आगे बढ़ेंगे तो जब वहाँ देखेंगे आप गर्भगृह के आसपास में, तो वहाँ पर आप गर्भगृह के बाहर से आप दर्शन करेंगे, क्योंकि जो यहाँ के शिवलिंग हैं उनका स्पर्श आप नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्टली आप अगर आप सोचें कि यहाँ पर आप जल अभिषेक कर सकते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अभिषेक करें तो उसके लिए आपको सुबह 6 से 7 बजे का जो समय है उस समय आप अभिषेक का दर्शन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन गर्भगृह में केवल पुरुषों को प्रवेश दिया जाता है, महिलाओं को अंदर उसमें प्रवेश करने नहीं दिया जाता। तो आप यहाँ अगर सुबह के समय आते हैं तो अब अगर कोई अभिषेक पूजा इत्यादि आप कराना चाहते हैं तो वहाँ के पुरोहित से आप थोड़ा सा संपर्क में रहें और वो भी आप कर सकते हैं। और 7 बजे के बाद में जो शिवलिंग है उसको पुनः आवरण से ढक दिया जाता है और श्रृंगार के दर्शन उसके बाद में आपको वहाँ पे कराए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन तो कर लिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप इसके अलावा वहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और कैसे घूम सकते हैं। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो आपको अपनी यात्रा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जो पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा है, जैसे कि यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ के आसपास के जो मंदिर हैं वो सारे आप देख सकते हैं। और दूसरे दिन आप नासिक के जो आसपास के मंदिर हैं, नासिक में जो मंदिर हैं वो आप देख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र के जो दर्शन हैं कौन कौन से हैं जहाँ आप जा सकते हैं। तो अब आपको जाना है ब्रह्मगिरी पर्वत। यहाँ की जो ऊंचाई है लगभग 1800 फीट की ऊंचाई है। पर्वत पर जाने से आपको जब पहले 30 रुपये की लगभग वहाँ टिकट भी ली जाती है तो वो भी आपको लेनी होगी और 1500 सीढ़ी लगभग आपको चढ़नी होंगी। तो यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे जैसे रास्ता हम ऊपर की तरफ बढ़े जाते हैं, जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जो थोड़े से उम्र दराज लोग हैं उनको थोड़ी सी घबराहट भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा अपने साथ में पानी की बोतल इत्यादि लेकर चढ़ें, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी चौड़ी हैं, लेकिन आगे जब हम वहाँ पहुँचने वाले होते हैं तो थोड़ा सा रास्ता और सकरा हो जाता है। तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आपको वहाँ पर शिव मंदिर, जिसे जटा शिव मंदिर भी कहते हैं, वहाँ वो दर्शन भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत पर वो आप देख सकते हैं। और वहाँ अगस्त्य मुनि का भी आप दर्शन कर सकते हैं और स्पेशली वहाँ लोग पूजा भी करते हैं, वहाँ पुरोहित बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर जो इच्छुक हैं वहाँ पर पूजा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ
एक और स्थान है, वहाँ पर जो गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ उस मंदिर में आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं और गोरखनाथ गुफा आप देख सकते हैं। गोरखनाथ गुफा के समीप ही है नीलाम्बी देवी का मंदिर और मंडप्पा देवी का मंदिर। तो ये सारे मंदिर आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर वहाँ जो आसपास ही हैं उन्हें आप देख सकते हैं। और ये आपकी पर्वतीय यात्रा की बात रही। अब बात कर लेते हैं नासिक सिटी की। तो नासिक सिटी में जो आपको घूमना है वो फिर अगले दिन घूमना है, आपको आराम करना है, क्योंकि पर्वत की यात्रा करके आपको थकान तो काफ़ी होगी। तो आराम से आप सोइए और अगले दिन सुबह तरोताज़ा होकर जल्दी ही निकल पड़िए अपने नासिक की यात्रा पर। तो नासिक में अगर हम घूमने की बात करें तो यहाँ पर रामकुंड है जिसमें आप स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कर सकते हैं सीता गुफा के दर्शन। सीता गुफा में भी आप थोड़ा सा सकरा रास्ता है तो थोड़ा झुककर आपको चलना पड़ेगा। वहीं आपको पंचवटी के दर्शन भी हो जाएंगे सीता गुफा के पास ही। और यहाँ भी आप अपनी जो भी पूजा अर्चना है कर सकते हैं वट वृक्ष की। और फिर आप अंजनेरी पर्वत जा सकते हैं जो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सिद्ध हनुमान मंदिर जो काफ़ी फेमस है। आप भी अपनी मनोकामना जो भी हो हनुमान जी के सन्मुख रख सकते हैं और मनोकामना मांग सकते हैं हनुमान जी से। दर्शन कीजिए। और गंगा गोदावरी मंदिर है उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और भी ऐसे और कुछ। इसके अलावा नासिक से गंगापुर रोड पर जाने वाले लगभग 10 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। वहाँ पर सोमेश्वर वाटर पार्क भी है जिसे दूध सागर झरना के नाम से भी जाना जाता है। सोमेश्वर महादेव के भी आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और अगले जगह की अगर हम बात करें तो सुला वाइनयार्ड जो है, यहाँ अंगूर के जो उत्पादन है वो नासिक के वो पूरी दुनिया में विख्यात हैं। तो भारत की इस जगह को शराब की राजधानी भी कहा जाता है। तो सुला वाइनयार्ड नासिक में जो है वो बहुत फेमस है। तो आप यहाँ भी इस जगह को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप पांडवलेनी गुफाएं हैं, ये वास्तुकला प्रेमी जो हैं उनको बहुत पसंद आएंगी। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। त्रिवाष्मी हिल्स के पठार पर ये पांडवलेनी गुफाएं हैं जो 20वीं सदी से भी ज़्यादा अधिक पुरानी हैं। साथ ही साथ आप भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मुक्तिधाम मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, कालाराम मंदिर के। तो ये भी मंदिर बहुत बढ़िया है, मुख्य रूप से भगवान राम को समर्पित है। तो इस मंदिर में भगवान राम की काले रंग की मूर्ति है, इसलिए इस मंदिर को कालाराम मंदिर कहा जाता है। तो ये जो कुछ मुख्य जगह हैं जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कितना समय यहाँ घूमने के लिए चाहिए। तो आप 1 रात और 2 दिन में ये घूम सकते हैं। और खर्चे की अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति 2,500 से 3,000 रुपये यहाँ आपका खर्च हो सकता है इन सभी जगहों को देखने में। नासिक में जब आप घूमेंगे तो आप जो भी अपना ऑटो या कैब अपनी तय कर रहे हैं 500-600 रुपये लगभग ऑटो वाला भी आपसे ले लेगा। तो आप लास्ट में फिर अपने जो सामान है उसके साथ में अपने स्टेशन या बस स्टैंड जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये तो रही नासिक यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी। और हमें उम्मीद है कि अपनी जो नासिक यात्रा है, त्र्यंबकेश्वर की यात्रा है, उसमें आपको इस दी गई जानकारी से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते फिर से आप यही अनुरोध करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन भी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।